हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपको बहुत सारा टॉपिक वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि उड़ान सार संग्रह पढ़िएगा तो आपको जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगा। आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो लोकगीत, लोक संगीत और वाद्य यंत्र है। ठीक है, दोनों टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय है, इसको देखिए। झारखंड में बालपन से ही गीत संगीत नृत्य का अनुभव आरंभ हो जाता है। अखरा गीत संगीत नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र है। झारखंड के गीत संगीत के बारे में प्रचलित कहावत है कि जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थीत नहीं, यानी कि जिसे संगीत से प्रेम नहीं उसके बातों का भरोसा नहीं। झारखंड में बसंत ऋतु के आरंभ यानी कि फगुआ व सरुहल की शुरुआत के साथ ही गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि झारखंड के आदिवासी सदान को एक दोना पीने हेतु हड़िया, डियंग, होडोंग, इली जो भी कहीं मिल जाए, नाचने के लिए अखरा और बजाने के लिए मांदर बांसुरी मिल जाए तो वह स्वर्ग के उपहार को भी अस्वीकार कर देगा। भोजपुरी व नागपुरी का संबंध बांस से जोड़कर देखा जाता है। गिरियर्शन ने भोजपुरी को लाठी की भाषा तथा बीपी केसरी ने नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा है। इसी प्रकार मगधी के प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को गीतों की रानी की संज्ञा दी है। झारखंड जीवन में जन्म, रुदन गान से लेकर मृत्यु, लोक विलाप संस्कार तक संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। झारखंड में पाए जाने वाले गीत नृत्यों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि ऋतु, प्रहर, पर्व त्योहार, स्त्री पुरुष आदि। तो देखिए वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे कि ऋतु गीत कौन कौन सा है, तो फगुआ, फगुआ पुछारी, रंग, पचरंगी, सोहराई, भदवाही, सावनिया, उदासी, पावस, अंगनई आदि ऋतु गीत है, यानी कोई पर्टिकुलर ऋतु में गाया जाता है। अगला है पहर गीत। पहर मतलब कि दिन भर में जैसे पहर होता है ना, पहला सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभाती आदि, तो ये पहर गीत है। पर्व त्योहार गीत जो पर्व त्योहार में गाया जाए, जैसे कि सोहराई, टुसु आदि। आखेट गीत यानी कि जब शिकार पर जाएं तब ये गीत गाना है, तो जनी शिकार, विशु शिकार, जतरा आदि। गाथा गीत किसको कहते हैं, जैसे कि किसी की गाथा गाते हैं, कोई महान व्यक्ति है, कोई बहुत बहादुर इंसान है, उसके बारे में हम लोग आज भी चर्चा करते हैं तो उसको गीतों के द्वारा चर्चा करते हैं। तो आल्हा उदल की कहानी है, दीना भद्री है, बीजमैल, नायक बंजारा आदि की जो गाथा है उसको हम लोग गाथा गीत कहते हैं। संस्कार गीत क्या है, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, उसके अलावा कान छेदने का, ये सब हम लोग में संस्कार है ना हिंदू में। तो बिहा गीत, झंझाइन, डमकच, औंधी जो है उसको संस्कार गीत कहेंगे। नृत्य गीत है डमकच, खेमटा, डैडधरा, झूमर, मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, लुझरी, लठिया, और ये क्या है, ठड़िया है, और लहुसा इत्यादि। स्त्री गायन मतलब जो स्त्रियां गाती हैं, तो जनानी झूमर, झूमटा, डमकच, अंगनई, लायर, झंझाइन, बिहा, बिदाई, झूमर, लहुसा, लुझरी, डढ़िया, खेमटा आदि सब क्या है, स्त्री द्वारा गाने वाला गायन है। ठीक है, चलिए पुरुष द्वारा गायन कौन कौन होता है, जैसे कि फगुआ पुछारी, रंग, पचरंगी, उदासी, पावस, मर्दानी झूमर, डैडधरा, गोलवारी, पाइका, नटुआ, छऊ, खेमटा, ढड़िया और रसकिरा आदि जो है पुरुष गायन है। ठीक है, झारखंड के लोकगीतों को यहाँ निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों में उनके प्रचलन के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन जनजाति में किस प्रकार का गीत है। तो जैसे कि अगर कहें कि दोड विवाह संबंधी लोकगीत है, वीर सेरेन जंगल का लोकगीत है, और ये हम लोग संथाल के लिए पढ़ रहे हैं। सोहराई, लांगड़े, भिनसार, बाहा, दसाई, पतवार, रिंजा, डाहार, मतवार, भिनसार, ये भिनसार है तो ये मिनसार होगा ना, गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो, झीका, काराम और डांठा आदि जो है वह संथाल के लोकगीत हैं। अब मुंडा के लोकगीत देख लीजिए, जैसे कि जदुर, सरहुल बाहा पर्व से संबंधित बसंत लोकगीत, गेना व और जदुर जदुर लोकगीत के पूरक हैं। अदंडी विवाह संबंधी लोकगीत है, और जापी जो है शिकार संबंधी लोकगीत है। उसके अलावा जरगा और कर्मा भी मुंडा में प्रचलित है।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं हो जनजाति में कौन कौन से हैं। तो बा बसंत लोकगीत, हैरो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत हो में, और जोम नमा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। उरांव में देख लीजिए सरहुल बसंत लोकगीत, जतरा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, कर्मा जो है जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, धुरिया साड़ी जदुरा माठा जेठ जतरा बरोया सावनिया आदि। अब है खड़िया। खड़िया के बारे में देखिए कि खड़िया लोक में कौन कौन से लोकगीत गाते हैं लोग। पाडू सुख के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। हल्का पाडू, कसारसिका पाडू, कुआरी पाडू, माँ ध्रेला पाडू, जेरीब असारी जदुरा लहुसा ठड़िया कूढ़िंग दुरंग केरसोंग अलोड कसासिंड करम आदि। ठीक है, थोड़ा नाम हार्ड हार्ड है लेकिन लोकगीत है, एक दो बार सुनिएगा तो शायद याद हो जाए। प्रमुख लोकगीत व उनके गाए जाने के अवसर, तो कब कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, लोकगीत और गाए जाने का अवसर। झंझाइन कब गाया जाता है, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। औंधी गीत कब गाते हैं, यह गीत विवाह के समय गाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदंडी कब गाते हैं, यह गीत विवाह संस्कार के समय गाया जाता है। प्रातःकली इसका प्रदर्शन प्रातः काल होता है, सुबह सुबह एकदम। अधरतिया इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। अधरतिया मतलब आधी रात में, तो मध्य रात्रि में हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ गीत के बारे में देख लेते हैं। जैसे डमकच है, ठीक है, डमकच कही या डोमकच, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह लोकगीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यह गीत विवाह तय होने के बाद विवाह की तिथि से 15 दिनों पूर्व वर व कन्या वर एवं कन्या के घर आंगन में गाया जाता है। इस गीत में घर व पड़ोस की महिलाएं शामिल होती हैं। इस गीत के दो भेद हैं, जिसे एक हरिया डमकच तथा दोहरी डमकच के नाम से जाना जाता है। देखिए शादी का घर है तो पहले से ही 15 दिन पहले से ही चहल पहल लगने लग जाता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गीत संगीत का प्रोग्राम होगा जिससे चहल पहल बना लगे और लगे कि हाँ ये घर में शादी होने वाला है, तो इसलिए इस टाइप की चीज़ प्रचलन में है। इस गीत को प्रश्नोत्तर रूप में भी गाया जाता है, परंतु इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। इस गीत में नृत्य के साथ साथ विभिन्न वाद्य यंत्र मांदर ढोलक करताल आदि बजाया जाता है। अब अगला जो नृत्य है वो है झुमटा। ठीक है, यह डमकच का ही एक रूप है। इस गीत के दौरान महिलाएं आभूषण से लदी होती हैं। ठीक है, तो आभूषण का बहुत काम है झुमटा में। अब है डैड धरा। वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। अंगनई गीत जो है यह वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यह गीत कर्मा जितिया के अवसर पर विशेष रूप से गाया जाता है। देखिए सावनिया, सावनिया है तो सावन में गाइएगा, ठीक है, और भादवाही है तो यह वर्षा ऋतु भादों में गाया जाता है, जैसा नाम वैसा काम। अब है कजली, इसका गायन वर्षा ऋतु में होता है। टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत स्थानीय संगीत के प्रकार हैं जो कजली की ही श्रेणी में आते हैं। अगला है पावस। पावस गीत कब गाइएगा, तो यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आषाढ़ माह की शुरुआत के साथ पुरुषों द्वारा गाया जाता है। ध्यान रखना है कि पावस गीत कौन गाते हैं, पुरुष गाते हैं। पा से पावस, पा से पुरुष, याद हो जाएगा हम लोग को। यह नृत्यहीन गीत है, मतलब इसमें नाचना नहीं है, केवल गाना है। इस गीत में वर्षा, श्रृंगार, वीरता, विरह आदि भाव के गीत गाए जाते हैं। अब है उदासी गीत। यह भक्ति प्रधान गीत है जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। देखिए नाम उदासी, इसका मतलब ये नहीं कि दुख में गाना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाना है, ठीक है, भक्ति के लिए गाना है। यह भी जो है नृत्यहीन गीत है, इसमें भी नाचना नहीं है। इस गीत के दौरान कोमल व मधुर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। चलिए अब है फगुआ। यह बसंत ऋतु का गीत है। यह गीत फागुन तथा चैत माह में गाया जाता है। यह गीत होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाता है। यह गीत फगडोल के अवसर पर बसंत पंचमी से रामनवमी तक भी गाया जाता है। इस गीत को गाने वाले प्रायः दो दलों में बटे होते हैं, जिसमें झोंका झोंकी या लोका लोकी गीत गाया जाता है। चलिए फगुआ हो गया, फगुआ पुछारी है, ठीक है। तो इस गीत को गाने वाले भी दो दलों में बटे होते हैं तथा प्रश्नोत्तरी के रूप में दोनों दलों के बीच प्रतिद्वंदिता चलती है। मान लीजिए एक गाया और कुछ क्वेश्चन पूछा, अब उसका कटाक्ष करते हुए दूसरे को आंसर देना है, ठीक है। इस गीत के माध्यम से पहला दल कठिन व उलझा हुआ प्रश्न पूछता है, जिसका उत्तर दूसरा दल गीत के माध्यम से देता है। इसी कारण इसे फगुआ पुछारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे पचरंगी फगुआ। पचरंगी फगुआ क्या है, यह फगुआ का ही एक प्रकार है। इस गीत में 5 या इससे अधिक राग होता है, जिसके कारण इसका नाम पचरंगी है। 5 रंग का राग है, इसलिए इसका नाम पचरंगी है। कारम,
यह कर्मा या करम पर्व के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। डाहार क्या है? यह गीत माघ पर्व के संपन्न हो जाने के बाद गाया जाता है। बारोया क्या है? यह गीत सरहुल व जेठ जतरा पर्व के मध्य गाया जाता है। जरगा क्या है? यह गीत सोहराई पर्व से प्रारंभ होकर पौष माह तक गाया जाता है। दंसई क्या है? यह गीत आश्विन माह में आयोजित दंसई पर्व के अवसर पर गाया जाता है। रिंझा के बारे में देखिए, यह गीत करम पर्व के अवसर पर गाया जाता है। यह गीत कृष्ण गोपी, राम लक्ष्मण, करम धर्म आदि से संबंधित होता है। अगला है माठा गीत। यह गीत करम पर्व की समाप्ति पर गाया जाता है। यह गीत मुख्यतः अहीर, भोक्ता व अन्य समुदायों में प्रचलित है। तो एक बार जरूर याद रखेंगे कि किन में प्रचलित है? अहीरों में, भोक्ता में, और यही है ना। हाँ चलिए, अगला है डांठा। यह गीत अगहन महीने में गाया जाता है। इस गीत में रामायण महाभारत से संबंधित बोल होते हैं। तो ये याद रखेंगे कि रामायण महाभारत से संबंधित बोल किस में है? डांठा में है। अब है अगला उधवा। यह गीत पौष संक्रांति से आषाढ़ माह तक गाया जाता है। यह गीत प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है, मतलब एक प्रश्न पूछेंगे, दूसरा उसका आंसर देगा। टुसु क्या है? यह गीत पौष माह से मकर संक्रांति तक महिलाओं द्वारा गाया जाता है। टुसु पर्व के बारे में हम लोग सब जानते हैं, और मकर संक्रांति सब जानते होंगे, दही चूड़ा वाला दिन, है ना। चलिए, ढप। यह गीत पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से अगहन से फागुन माह तक गाया जाता है। यह वैराग्य प्रकृति का गीत है। ढप भी किसके द्वारा गाया जाता है? पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। अब है झूमर। इस गीत को विभिन्न त्योहारों जैसे कि जितिया, सोहराई, कर्मा आदि के अवसर पर झूमर राग में गाया जाता है। इसे ऊंचे राग में गाया जाता है। ये नृत्य प्रधान गीत है, ठीक है। अब है लांगड़े। इस गीत का गायन विभिन्न सामाजिक अनुष्ठानों के अवसर पर किया जाता है। 12 मसीहा के बारे में जानिए। यह गीत वर्ष के 12 माह गाया जाता है। यह एक सामूहिक कुरमाली गीत है। अब देखिए सोहराई क्या है? यह गीत दीपावली के दूसरे दिन पशु पूजा के अवसर पर गाया जाता है। यह पुरुष प्रधान गीत है, ठीक है। अगर कोई सोहराई के बारे में पूछे तो पुरुष प्रधान गीत है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो झारखंड के लोक नाट्य है, ठीक है। मतलब जो जो नाटक यहाँ चलता है उसके बारे में है। तो चलिए, लोक नाट्य में एक है जट जाटिन। इसकी विशेषता क्या है? प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। इसमें जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। अगला है भकूली बंका। इसका आयोजन सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जाटिन के साथ किया जाता है। इसमें भकूली पत्नी व बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है सामा चकेवा। सामा चकेवा यह लोक नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती हैं, ठीक है। मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती हैं। इस लोक नाट्य के प्रमुख नायिका को सामा, नायक को चकेवा, खलनायक का नाम क्या है? चूड़क या चुगला, एवं सामा के भाई को सांभ कहा गया है। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। अब अगला जो है डोमकच है। डोमकच गीत पढ़े कि नहीं पढ़े? अब नाटक भी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग फिर नृत्य भी पढ़े थे कि नहीं? तो यहाँ डोमकच में आप नाट्य पढ़ रहे हैं। यह स्त्रियों द्वारा विशेष अवसरों जैसे विवाह आदि पर आयोजित घरेलू लोक नाट्य है। इसमें हास परिहास, अश्लील हाव भाव का संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। इस लोक नाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है तथा पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने की मनाही होती है। इसका आयोजन विवाह एवं अन्य अवसरों पर रात भर किया जाता है। अब है कीर्तनिया। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी कीर्तन में बैठे ही होंगे कभी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन इसी टाइप का होता है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जो झारखंड का है उसको हम लोग सबको देख लेंगे। तो देखिए, वाद्य यंत्रों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका वर्गीकरण कीजिए, आसान हो जाएगा पढ़ना। तो बुक भी वर्गीकरण करके दिया है। अगर हम वाद्य यंत्रों को वर्गीकरण करके पढ़ते हैं तो उसको हम बांटते हैं पहले तंतु वाद्य में, फिर सुशीर वाद्य में, फिर ताल वाद्य में, ठीक ना। तंतु वाद्य किसको कहिएगा?
तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य को तंतु वाद्य कहते हैं। कोई भी तार को आप छेड़ रहे हैं और बज रहा है तो वो तंतु वाद्य है। सुसीर वाद्य है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे कि मुंह में आप फूंक भरते हैं, हम लोग के मुंह में जो हवा है उसको भर करके अगर आप किसी वाद्य को बजा रहे हैं तो वो सुसीर वाद्य है। और ताल वाद्य है ठोक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे किसी को ठोक के या किसी छड़ी से पीट के हम लोग बजा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ताल वाद्य। तो ताल वाद्य को दो भाग में और बांटा गया है, औनद वाद्य और घन वाद्य। औनद वाद्य किसको कहेंगे, लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किया गया है अगर, तो वो औनद वाद्य है। और अगर कांसा से निर्मित है तो उसको हम बोलेंगे घन वाद्य। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो हम लोग सबसे पहले तंतु वाद्य को पढ़ेंगे, फिर सुसीर वाद्य में कौन कौन आता है वो पढ़ लेंगे, और फिर ताल वाद्य में कौन कौन से हैं हमारे वाद्य यंत्र उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, तंतु वाद्य। तो देखिए सबसे पहले यही है भी, इसी को सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो तंतु वाद्य कहिएगा किसको, ऐसे वाद्य जिनमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे कि एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, केंद्री बनम, टोहिला, सारंगी, हो भुआंग, और भुआंग, गुपी यंत्र, सेकोए आदि। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग एक तारा। एक तारा से शुरू करेंगे और पढ़ते चलेंगे। चलिए, एक तारा किसको कहिएगा, यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसके कारण इसे एक तारा कहा जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। अगला है टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण करने हेतु बांस की लाठी पर सूखे कद्दू के आधे भाग को काटकर कस दिया जाता है तथा लाठी के दोनों छोरों पर एक खूंटी पर तार बांध दिया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है तथा इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है, क्योंकि देखिए वादन अगर हार्ड है फिर सीखने के लिए कोई समय नहीं देगा तो फिर आगे पीढ़ी तो नहीं सीख पाएगी, तो फिर ये प्रचलन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा ना। तो वही बात बोल रहा है कि अत्यंत कठिन है इसको बजाना, जिसके कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो गया है। चलिए, अब है केंद्रा या केंद्री। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर टोहिला की तरह किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं तथा इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। यह देखने में वीणा जैसा लगता है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन तो पूछा हुआ है तो आपको भी माइंड में रखना पड़ेगा कि झारखंड का वायलिन किसको कहते हैं, तो केंद्रा या केंद्री को कहते हैं। जो ऑप्शन में रहे दोनों नाम एक ही है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्री बनम। केंद्रा या केंद्री तो पढ़ लिए, अब है केंद्री बनम। इसका सर्वाधिक प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। 2 बार सर्वाधिक लिखा हुआ है। यह वाद्य यंत्र टोहिला की तरह का ही होता है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण बांस के डंडे पर कद्दू के तुम्बे के स्थान पर नारियल के खोपड़े को ऊपर से चौथाई भाग काटकर बांस के डंडे में छेद कर कर डाल दिया जाता है। इस वाद्य यंत्र में नारियल के खोपड़े के कटे खुले भाग पर डंडे के ऊपर चमड़े से मढ़ दिया जाता है। डंडे के दूसरे छोर पर खूंटी होती है जिसका प्रयोग तार बांधने हेतु किया जाता है तथा तार को लकड़ी या हाथी दांत से बनी घोड़ी से उठा दिया जाता है। क्या है पता नहीं। यह एक तारा की भांति बना होता है परंतु इसे सारंगी की तरह बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है बनम है। ठीक है, कौन है, बनम है। इसका सर्वाधिक प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। तो इसके लिए भी याद रखिएगा संथाल जनजाति। संथालों के अलावा उरांव, मुंडा, हो, खड़िया व अन्य जनजातियों में भी इसका प्रयोग होता है। यह लकड़ी का मुदगर नुमा बना होता है जिसका एक भाग पतला तथा दूसरा भाग मोटा होता है। इसके निचले भाग में छोटा छिद्र रहता है तथा ऊपरी भाग में चमड़ा मढ़ा होता है। यह वायलिन के समान होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। इस वाद्य यंत्र के 2 प्रकार हैं, धोधरो बनम तथा फेट बनम। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ेंगे भुआंग। भुआंग या बुआंग दोनों वर्ड सही है। तो पहले पढ़ेंगे भुआंग ना। यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग दंसय, दशहरा के समय, शिकार, सामूहिक नृत्य आदि में किया जाता है। इसके निर्माण एक खोखले बांस की लाठी के दोनों छोर पर एल आकृति में खूंटी जड़कर
उसके मध्य सूखे कद्दू को लाह, चपड़ा आदि से बांधकर किया जाता है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि बुअंग निकलती है, शायद इसीलिए इसको बुअंग या भुअंग कहते हैं। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसका प्रयोग धनुष के प्रत्यंचा की भांति भी किया जा सकता है। इसे पुरुषों द्वारा बजाया जाता है तथा इसका सर्वाधिक प्रयोग शिकार के समय किया जाता है। ठीक है, तो भुअंग या बुअंग का यूज कब होगा? शिकार के समय होगा। हो भुअंग क्या है? इसका निर्माण भुआंग की भांति ही किया जाता है, परंतु कद्दू के तुम्बे के स्थान पर बांस की कमानी से तुम्बा बनाया जाता है तथा उस पर रंगीन कागज मढ़ दिया जाता है। हो जनजाति में प्रचलित इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सामान्यतः दंसे पर्व के दौरान किया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। ये भी बजाना हार्ड है। और भुआंग क्या है? हो भुआंग, भुआंग। अब हम लोग पढ़ रहे और भुआंग। इसका निर्माण एक लंबे सूखे कद्दू से किया जाता है। इसके निर्माण में सूखे कद्दू के तुम्बे का मुंह काट कर तुम्बे के पद पेंदे वाले भाग पर अंदर से एक लंबा मोर पंख बांध कर किया जाता है। यह वाद्य यंत्र संथाल जनजाति में लोकप्रिय है तथा इसे दंसे पर्व के दौरान बजाया जाता है। अब अगला जो है वो है सारंगी। इसकी बनावट बनम के जैसी होती है, परंतु इसका आधार व ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। इसके आधार को गोद में तथा ऊपरी हिस्से को कंधे पर रखकर बजाया जाता है। पक्का इसको देखे होंगे कहीं ना कहीं आप लोग। इसके तारों पर नाखूनों को आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। यह अत्यंत कर्णप्रिय वाद्य यंत्र है जिसका अधिकांश प्रयोग मलार, जोगी व साधु द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसराज। यह वाद्य यंत्र सारंगी के जैसा होता है जिसे लकड़ी की खोल से बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग में खूंटी तथा निचले भाग में चमड़ा मढ़ा होता है। इस वाद्य यंत्र में 5 से अधिक तार तने होते हैं। अगला जो है 3 तारा सारंगी। 3 तारा सारंगी को देखिए, यह एक तारा की भांति बना होता है, परंतु इसमें 3 तार लगे हैं। तो एक तार लगा था तो एक तारा कहे आप, अब 3 तार लगे हैं तो 3 तारा कहेंगे। इस वाद्य यंत्र में तुम्बा के स्थान पर एक कटोरी होती है। इससे सारंगी की ही भांति बजाया जाता है। अगला है सेकोय। सेकोय यह खोखले बांस से निर्मित वाद्य यंत्र है जिसमें बांस के डंडे को 6 इंच छोड़कर 2 भागों में छोटे छोटे कमानी की तरफ फाड़ दिया जाता है तथा इसी फाड़े हुए भाग के बीच में डंडा डालकर घर्षण किया जाता है। यह वाद्य यंत्र संथाल व हो जनजाति के बीच अधिक लोकप्रिय है। अब पढ़िए गुपी यंत्र। इसे गोपी यंत्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण एक कद्दू के तुम्बे या टीन के बंद पेंदे को पार करने वाले खुले भाग के तार निकालकर एक लंबे डंडे की खूंटी पर इसे बांधकर किया जाता है। इसे बजाने पर यह तुन तुन जैसी आवाज निकालता है। अब है रेगड़ा। लास्ट है रेगड़ा। इसे सोईखो भी कहा जाता है। इसमें 2 लोहे के मोटे छड़ रस्सी की तरह ऐंठे हुए रिंग एक 1.5 फीट के वृत्त पर बने होते हैं जो पकड़ने की जगह पर सटे होते हैं। दोनों बड़े रिंगों पर 20 से 25 लाहे की अंगूठियों के छल्ले होते हैं जिसको हिला करके या फिर जिसके हिलने से इसे बजाया जाता है। ठीक है, अब है सुसीर वाद्य। तो सुसीर वाद्य किसको कहिएगा? ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुसीर वाद्य कहते हैं, जैसे कि बांसुरी, सहनाई, सिंगा, नरसिंघा, मुरली, तुमड़ी, भैर, मदन भेरी, है ना, और शंखवा आदि। तो चलिए एक एक करके पढ़ के ख़त्म करते हैं सबको। तो बांसुरी क्या है? यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बजाई जाती है। बिरसा भगवान भी बांसुरी बजाते थे ना, और कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे, है ना, अंतर है ना। मुरली और बांसुरी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो बांसुरी कौन बजाते थे? भगवान बिरसा मुंडा बजाते थे। तिरियो यह बांसुरी की जाति का वाद्य यंत्र है जिसमें 2 भाग होते हैं। इसके दोनों भागों में 4-4 छिद्र होते हैं जिसे बांस के एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने वाले बांस में एक छिद्र होता है जिसे फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। अगला है मुरली। यह भी बांसुरी की ही भांति होता है। इससे सामने से मुंह में थोड़ा डालकर सहनाई की भांति बजाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, मुरली और बांसुरी में। अब देखिए जोड़ा मुरली। जोड़ा मुरली किसको कहेंगे? यह 2 मुरलियों का संयोजन है जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। इसे बजाने हेतु 2 मुरलियों को दोनों को ए आकृति में बांध दिया जाता है तथा इनमें फूंकने वाले भाग को एक साथ सटा दिया जाता है। ठीक है,
अगला है मोहन बंसी। मोहन बंसी क्या है? या बांसुरी से थोड़ा मोटा होता है, जिसके बीच में गांठ होती है तथा गांठ के ऊपर ही 4 छिद्र होते हैं। इसमें गांठ के नीचे एक छिद्र होता है जिस पर बांस की 2-3 इंच पतली नल वाली टोंटी लगी होती है। अगला है सहनाई। तो चलिए सहनाई के बारे में जानते हैं। इसे सनाई या पेरे डेढ़ भी कहा जाता है। यह लकड़ी की नली से निर्मित 7 छिद्र वाला वाद्य यंत्र है, जिसके एक सिरे पर ताड़ के पत्तों की पेपती तथा दूसरे सिरे पर पीतल, कांसा या अन्य धातु का चोंगा लगा होता है। सका प्रयोग छौ, पाइका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। सका नहीं है, इसका है। चलिए फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे ना, गड़बड़ हो गया था। इसका प्रयोग छौ, पाइका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। जनजातीय समुदाय में शादी, विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है, मतलब जो अच्छे चीज़ों में बजता है शहनाई, जैसे शादी हो, जन्म हो, कर्ण छेदन हो, ठीक है, जो भी खुशी का मौका होगा उसमें बजेगा। मंगल वाद्य उसी को कहते हैं। इसका निर्माण तांबे की एक पतली पाइप के रूप में किया जाता है। इसे बजाने पर घोड़े के चिंघाड़ने की ध्वनि निकलती है। तो किसके? भैर के, है ना। भैर को बजाएंगे तो घोड़ा जैसे चिंघाड़ता है वैसे आवाज निकलेगा। सदानों में घी उघारी विवाह के दौरान इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग विवाह, नटुआ, पाइका व अन्य नृत्यों के दौरान किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसका प्रयोग भूत प्रेत अन्य बाधाओं को भगाने हेतु भी किया जाता है। अब देखिए सिंगा है। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र को सींग के नुकीले सिरे पर किए गए एक छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। अब है नरसिंघा। ठीक है, तो नरसिंघा क्या है? यह वाद्य यंत्र भैर की ही भांति होता है, परंतु यह अर्धवृत्ताकार या एस की आकृति का होता है। इस वाद्य यंत्र को लोहा, तांबा, पीतल या अन्य धातु से बनाया जाता है। इसे बजाने पर हाथी व घोड़े के चिंघाड़ने की ध्वनि निकलती है। नरसिंहा से भी क्या निकलेगा? हाथी या घोड़े के चिंघाड़ने की आवाज निकलती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग नटुआ, पाइका, छऊ आदि नृत्यों के साथ साथ विवाह व युद्ध के समय भी किया जाता है। शादी के समय भी और कोई युद्ध हो रहा है उस समय भी। अब देखिए मदन भेरी है। इसका वादन ढोल, बांसुरी, सहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। अगला है शंखवा। इस वाद्य यंत्र का निर्माण जंगली भैंसों के खोखले सिंग से किया जाता है। इसे फूंक कर बजाया जाता है तथा इसे शंख की जैसी ध्वनि निकलती है। शंख जैसा ध्वनि इसलिए शंखवा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुमड़ी या बीन। इसका प्रयोग सामान्यतः सपेरों या मदारियों द्वारा किया जाता है। इसे कद्दू के सूखे पक्के खोल तथा लकड़ी, बांस या धातु के 2 पाइप से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है ताल वाद्य, यानी कि अभी हम लोग बहुत दूर निकल गए, बहुत अच्छा है। अब ये लास्ट ही है हम लोग का वाद्य यंत्र, है ना। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता है ताल वाद्य कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। और अनवद्य वाद्य, ये वाद्य लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किए जाते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढाप, खजरी, जूड़ी आदि। और घन वाद्य किसी को कहेंगे? ये वाद्य कांसा से निर्मित किए जाते हैं। इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है, जैसे करताल, झांझ, घंटा, काठ, थाला, ढेकचा, रुंज आदि। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे मांदर। मांदर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ ज़्यादा नीचे लिखा हुआ है और इसलिए समझ के चलेंगे कि मांदर है ये ना। यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है। मांदर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है। इसे तुमदक भी कहा जाता है, तुमदक। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बंदर या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसका बायां मुंह डिसाना या गद चौड़ा तथा दाहिना मुंह तुंग या चना छोटा होता है। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप किरण लगाया जाता है। इस लेप के कारण इसकी आवाज गुंजायमान है, मतलब खूब गूंजता है। ठीक है, इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है,
झारखंड के विभिन्न समुदायों में प्रचलित मानदर में थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए कहाँ में क्या विशेषता है। सोचिए, मानदर भी है तो एक प्रकार का मानदर नहीं है, कितना तरह का मानदर है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। तो जसपुरिया वाला का क्या हाल है। यह लंबा होता है जिसके मोटे भाग पर अंदर की ओर उभार होता है तथा उभार पर फीते सटे होते हैं। यह सदानों में अत्यंत प्रचलित है। अब खड़िया मानदर क्या है। यह जसपुरिया मानदर से छोटा होता है तथा इसके उभार पर फीते सटे नहीं होते हैं। उरांव मानदर क्या है। इसका तुंग भाग अंदर धसा होता है और मुंडा में यह उरांव मानदर से छोटा होता है। हो मानदर का क्या हाल है। यह उरांव मानदर से छोटा होता है। कुरमाली, पंचपरगिने व खोटा मानदर कैसा होता है। इन तीनों मानदर की आकृति लगभग एक समान होती है। इन तीनों मानदर के लंबाई तथा चौड़ाई में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इनकी लंबाई अत्यंत कम होती है परंतु इनकी गोलाई बड़ी होती है। अब कठ मानदर क्या है। यह मानदर गम्हार, कटहल आदि पेड़ के काट के खोल से निर्मित किया जाता है, तो उसको बोलेंगे कठ मानदर। कठ मतलब लकड़ी, है ना। अब चलिए ढोल के बारे में पढ़िए। सब ढोल देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो ढोल नहीं देखा होगा आज तक। यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य है। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। इसके मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। इसके दोनों किनारे गोलाकार होते हैं तथा इसका बीच का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है। अब है ढाक। ढाक यह ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य है। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है। पाइका तथा नटुआ नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। अब है कढ़ा। कढ़ा जैसा नाम सुनाई दे रहा है वैसे ही होगा। इसे करहा या चोड़ चोड़ी भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र के दोनों ओर चमड़ा मढ़ा होता है परंतु इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। यह एक उत्तेजक वाद्य यंत्र है। इसे दोनों कंधों पर लटकाकर पेट के सामने रखकर दोनों हाथों से बांस की छड़ी से बजाया जाता है। क्या हो गया, कढ़ा। अब है नगाड़ा। नगाड़ा भी सब सुने ही होंगे। यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदायों द्वारा किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, मध्यम तथा छोटे तीनों प्रकार के होते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को ही टमाक के नाम से भी जाना जाता है। इसे कटहल की पेड़ के गुम्बदा आकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए टमक के बारे में पढ़ते हैं। यह नगाड़ा के समान ही एक प्रमुख वाद्य है परंतु यह आकार में अत्यंत छोटा होता है। इसका निर्माण लोहा, लकड़ी या मिट्टी के अर्धगोलाकार खेल से किया जाता है। खेल नहीं है, ये खोल है। ठीक है, सेल होना चाहिए। हाँ, ये सेल होना चाहिए ना। सेल से किया जाता है। इसे कमर में बांधकर बजाया जाता है। यह संथाल जनजाति में अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है तथा संथाल जनजाति के विभिन्न समारोह के अवसर पर लोक संगीत प्रस्तुत करते समय इसे बजाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए टमक के बारे में। अब आगे बढ़िए। क्या है, धमसा है ना। धमसा है ना। यह कुडू धतु, यह एक बड़ा वाद्य यंत्र है तथा इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसे लोहे के चदरे से निर्मित किया जाता है तथा इसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयास जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। चलिए अब पढ़िए काठी। यह कुचड़ी की लकड़ी के दो टुकड़ों का जोड़ है जिसे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। चले आगे चलें। करताल के बारे में क्या लिखा हुआ है। यह दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है जिनके बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा होता है। इनके उभरे हिस्से के बीच एक छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है। इसमें रस्सियों को हाथों की उंगलियों में फंसाकर प्यालों की ताली की भांति बजाया जाता है जिससे मीठी ध्वनि निकलती है। अगला है मंजीरा। यह पीतल की दो गोल व गहरी कटोरी जैसा होता है जिसके बीच में छिद्र द्वारा रस्सी बंधी होती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। मंजीरा। चलिए झाल। यह मंजीरा का ही एक बड़ा रूप है। इसका निर्माण कांसे के दो बड़े चिपटे थाल से किया जाता है तथा यह भी बीच में छिद्र द्वारा रस्सी से बंधा होता है।
इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। झाल मंजीरा सब मंदिर में देखिए जा करके, अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। झांझ भी वहीं देखने को मिल जाएगा। इसका आकार करताल की ही भांति परंतु इससे बड़ा होता है। इसकी आवाज़ करताल से अधिक होती है। थाला के बारे में जानिए। यह कांसे की थाली की भांति होता है जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है। इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है। इसकी रस्सी को एक हाथ में थाम कर दूसरे हाथ से मक्के की खलरी से बजाया जाता है, ठीक है। अब रुंज के बारे में जानिए। यह वाद्य यंत्र उरांव जनजाति में अत्यंत लोकप्रिय है। यह डफली के जैसा वाद्य यंत्र है जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है। अगला है राटा। मोटे डंडे पर बना यह वाद्य यंत्र तांत की रस्सियों की से लकड़ी के गोलकों को बांधकर बनाया जाता है। इसकी रस्सी खींचने पर यह घूमता है और लकड़ी के गोले के आपस में टकराने पर इससे रट रट जैसी ध्वनि निकलती है। इसी वाद्य यंत्र के नाम पर राटा नृत्य का नामकरण किया गया है, ठीक है। तो रट रट के चलते राटा हो गया। अब है ठेचका। ठेचका के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण लकड़ी के पटरों पर किया जाता है। इसका बीच का भाग पतला और किनारे गोलाकार होते हैं। इसे खींच कर बजाया जाता है। दूसरा है फेचका। इसका निर्माण बांस से किया जाता है। इसकी आकृति ठेचका की ही भांति होती है। तो याद रखेंगे ठेचका और फेचका क्या है, वाद्य यंत्र है। अब है टेटेंगा। इसका निर्माण एक लंबी बांस की लाठी पर होता है जो गिरगिट के आकार में होता है तथा यह तांत की रस्सियों से जुड़ा होता है। चले आगे। चलिए, तो ये तो हो गया यहाँ पे समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो गया। वाद्य यंत्र भी पढ़ लिए, लोक नाट्य भी पढ़ लिए, और क्या पढ़े, लोकगीत पढ़े ना। हाँ, लोकगीत पढ़े, लोक नाट्य पढ़े, और हम लोग वाद्य यंत्र पढ़ लिए। तो चलिए, टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। तो इससे अगर एक दो क्वेश्चन पूछ ले तो एकदम टिक लगा के चले आएंगे हम लोग। तो इसको ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।